हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपकी जो है मेरे प्यारे बच्चों 8th क्लास है। और 8th क्लास में आज हम लोग हम लोग आर्ट एंड कल्चर में हम लोग पहाड़ी कला शैली को देखेंगे। जो पहाड़ों में विकसित हुई जो कला है उनको हम लोग देखेंगे। भारतीय इतिहास और साहित्य का एक बहुत बड़ा पार्ट और अंग रहा है पहाड़ी चित्रकला, और उन्हीं पहाड़ी चित्रकला शैली को हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है। तो जो पहाड़ में चित्रकला शैली किस किस नाम से विख्यात हुई, हालांकि गढ़वाल में आपका मौला राम सिंह की जो पेंटिंग है वो बड़ी फेमस रही हैं, उनको भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उससे आगे बढ़ते हुए क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्रीय विकास चित्रकला को पहाड़ी चित्रकला शैली के नाम से जाना जाता है। इन सारी शैली, इन सारी चित्रकला, इनकी पहाड़ियों के रूप रेखा किस किस प्रकार में ये फली फूली और रही हैं, इन सबको हमको देखना है, बात करना है। तो ध्यान रखिए, 17वीं और से 19वीं शताब्दी के मध्य भोसली, गुलेरा, कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, मनकोट, नूरमंडी, बिलासपुर, जम्मू, पश्चिमी हिमालय के अन्य पहाड़ी शहरों में पहाड़ी चित्रकला केंद्र के रूप में उभरे हैं। तो कहाँ कहाँ पहाड़ी चित्रकला निकली है, अगर आप सामने देखोगे तो हमारे सामने आएगा पर्वतीय क्षेत्र में विकसित चित्रकला, जिसे हम पहाड़ी चित्रकला के नाम से जाना जाता है। 17वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य गुलेरा, कांगड़ा, चंबा, मनकोट, नूरपुर, मंडी, बिलासपुर, जम्मू और इन अन्य पहाड़ी चित्रकला के रूप में ये सारी चीजों के रूप में उभरा है, और इसको हम आपका देख सकते हैं। क्लियर है। बसहोल आरंभ में हुई अप्रस्कित अन्यकृत शैली, जिसे हम गुलेरा और आरंभिक कांगड़ा के दौर में होते हुए भी भारतीय कला का अत्यंत उत्कृष्ट और परस्कित कांगड़ा शैली के रूप में उभर कर सामने आई। कैसे है ये परस्कित जो शैली है उभर कर हमारे सामने आई। अब देखिए, मुगल, दक्षिणी और राजस्थानी चित्रकला की स्पष्ट शैलीगत विशिष्ट पहचान भी पहाड़ी चित्रकला में अपनी क्षेत्रीय विभाजन की चुनौती को प्रदर्शित करता है। कैसे करता है? जो पहाड़ी चित्रकला है, जो उसकी शैली है, उसको आपका प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार से ये पहाड़ी चित्रकला शैली है। हाल ही में ऊपर उल्लेखित सभी केंद्रों में सटीक विशेषताओं के साथ प्राकृतिक सत्यापन, विशिष्ट अलंकृत चेहरा, पहनावे, किसी रंग के विशेष की प्राथमिक और ऐसे अनेक विशेषताओं को प्रदर्शित की गई हैं जिन्हें उन्हें आवश्यकता के अंदर को स्थापित नहीं किया जा सकता। ना ही ये सभी अपनी विशिष्ट पहचान को एक शैली के रूप में विकसित हुई है। इसलिए दिनों दिन सामग्री के अभाव के कारण ही एक सूचित और वर्गीकृत आपका नहीं हो सकती है। कैसा है? वो सूचित और वर्गीकृत हम उसको नहीं कर सकते, ये हमको दिखाया गया। आप कैसे किसी विशिष्ट कला की संस्कृति को पहचान करेंगे और उसको आपको देखेंगे कि कला शैली किस प्रकार की है। कांगड़ा की शैली में क्या है, मुगल, दक्षिणी और गुजराती शैली किस प्रकार के विशिष्ट दौर से गुजरी है, या वो अपनी यूनिकता को समाई हुई है, ये सब इसमें हमको देखना है। ठीक। और उन शैलियों को हम लोग आपका एक एक करके आपका बात करेंगे कि भाई ये जो आखिर में चित्रकला है ये है किस रूप में। क्लियर है। तो पहाड़ी चित्रकला शैली का उद्भव अभी तक बहुत नहीं हुआ है। जब तक शोधकर्ता लगातार उसके उद्भव और प्रभाव की विवेचना नहीं करते, क्या जब तक जो शोध करता है, जो उनकी खोज कर रहे हैं, तब तक ये ना बताए उसका आप उद्भव क्या हुआ और उद्भव के बाद उसका प्रभाव किस प्रकार से दिखाई दिया, तो इसकी हम विवेचना करते हैं कि भाई क्या विवेचना करनी है, कैसे रहा है, क्या कौन कौन सी पेंटिंग है, कैसा कलर यूज किया गया है, सब देखना होता है। यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है कि मुगल और राजस्थानी चित्रकला शैली और पहाड़ी क्षेत्रों में प्रांतीय मुगल शैली और राजस्थान दरबार के पहाड़ी राजाओं के साथ पारिवारिक संबंधों के उदाहरण स्वरूप जानी जाती है, जबकि चमकीली और चपटक बहुशैली साधारण शैली है। शुरुआत में प्राचीन चित्रकला के भाषा के रूप में पहचानी जाती है। पहाड़ी चित्रकला शैली प्रसिद्ध अयोध्यात्मक और बीएनएस गोस्वामी के सरल, सादगीपूर्ण, बेहसोली शैली और गणतंत्र काव्य और परस्कित
शैली का, कांगड़ा की शैली का रूप में देखने के लिए उसे प्रतिभाशाली महाकलाकार और परिवार का ध्येय दिया जाता है। इन सबके ध्येय के हिसाब इन सबको हम देखते हैं और जिन्हें अपनी विद्वता के दृष्टिकोण से ही इसमें आकार दिया जाता है। गोस्वामी का मत था कि पंडित शिव और उसके परिवार के मुख्य पहाड़ी चित्रकला की बनने के लिए भी उत्तरदायी था। तर्क ये था कि क्षेत्रों के आधार पर पहाड़ी चित्रकला की पहचान करना भ्रामक हो सकता है, क्योंकि राजनीतिक सीमा हमेशा बहुत अनिश्चित होती है। और यह तर्क दिया जाता है कि राजस्थानी शैली के लिए सत्य है कि एक सिर्फ क्षेत्रों के से में अस्पष्टता है, कुछ असमानता अनुरित होती हैं, और इसलिए यदि कलाकारों के परिवार को शैली की वाहक के रूप में माना जाता है और शैली के अनेक प्रकारों को स्वीकार करते हैं और क्षेत्रीय शैली की समागत करते हैं। इन सब में हम उनको एक एक करके देखते हैं कि भाई क्या उनका देन है। शैव यानी कि शिव परिवार है, उसमें मुख्य शैली में गोस्वामी जो मत है उसके अनुसार, और चित्र बनाने के तरीके उनका रेखांकन, उनकी शैली, राजस्थानी शैली भी उसमें जो आपका ट्रूथफुल दिखाई देती है। उन सारी चीजों को हमने इसमें देखा है गौर करके कि किस किस प्रकार से ये सारी शैलियां विकसित हो रही हैं, उत्कृष्ट हमको दिखाई देती हैं। हम इनको आपका अच्छे से देख सकते हैं और अच्छे से बात कर सकते हैं कि आखिर में ये शैली किस प्रकार की थी और कैसे कैसे ये बढ़ी है। क्लियर है? अब जैसे ये पेंटिंग है एक आपके सामने, भगवान श्री कृष्ण मक्खन चुराते हुए, भागवत पुराण 1750 में, एनसी मेहता का, अहमदाबाद गुजरात। अब उन्होंने दिखाया कि भगवान श्री कृष्ण जो है, श्री कृष्ण कैसे माखन चुरा रहे हैं, उनकी माँ है और वो उसके सामने कैसे माखन चुरा रहे हैं, इसकी स्थिति को पूरा दर्शाया और दिखाया। क्लियर है? आप इसको देख सकते। क्लियर है कि कैसे कैसे इन्होंने इसको आपका अव्यवस्थित किया है। आप इस पर बात कर सकते हैं। आगे बढ़े? हो गया? अब देखिए, शोधकर्ता मानते हैं, जो लोग रिसर्च करते हैं वो लोग मानते हैं कि 18वीं शताब्दी के आरंभ में, कौन सी 18वीं शताब्दी के आरंभ में, पंडित स्याऊ शिव यानी कि शिव एवं शिव परिवार एवं अन्य कलाकारों की रचनाओं में शैली में भूसाली शैली को पर्याप्त बनाया गया था, जबकि 18वीं शताब्दी के मध्य से उस शैली में कांगड़ा के आरंभिक दौर से चरम तक रूपांतरित कर दिया गया। इस अचानक परिवर्तन और प्रयोगात्मक आरंभ में पहाड़ी के केंद्र संबंधित अनेक शैलीगत सर्जन किया गया है। विभिन्न कलाकारों और परिवार द्वारा मुगल शैली के उदाहरणों से ही पहाड़ी व चित्रकला को परिचित करने के लिए उत्तरदायित्व बताया गया है कि क्या कौन सी शैली किस प्रकार की उत्तरदायित्व है। अब वन में राम सीता कांगड़ा शैली डबल बेटर कलेक्शन है, ये आपका देखिए यह दिखाया गया है किस तरीके से। क्लियर है? और अचानक इन क्षेत्रों के में उद्गम, चाहे वे शासक, कलाकार और व्यापारियों को, ऐसी संस्थाओं और घटनाओं के कारण विकसित हुआ है। कलाकार प्रसिद्ध प्रभावित हुए हैं और उनकी रचनाओं को भाषा पर गहरा प्रभाव पड़ा है। कैसा है? उनकी रचना और संरचनाओं पर कैसा पड़ा है? गहरा प्रभाव पड़ा है। ये आपको देखना है। ठीक है? अधिकांश विद्वान इस परिकल्पना पर विवाद करते हैं कि अचानक परिवर्तन की शुरुआत मुगल चित्रकला के प्रभाव कालों से हुई है। ठीक? गोस्वामी के अनुभव पहाड़ी चित्रकलाओं के चित्रों और नैसर्गिक शैली के मनोहरित प्रगति में आपका संवेदनशील जागरूकता है, एक अलग संवेदनशील की जो जागरूकता है वो हमको यहाँ पर दिखाई देती है इस पहाड़ी पूरी चित्रकला के अंतर्गत। क्लियर है? देखिए एक बार आगे बढ़े। चलिए,
आप कह रहे हैं सहायता के आधार पर कोई आपकी संरचना में कुछ चित्रों में सुसज्जित हाशिए दिखाए गए हैं। इन चित्रों के विषय वस्तुओं को हम दिनों दिन समारोह, महिला कृत्य, नवीनतम आदर्शों का चरित्र आदि को हम कांगड़ा शैली के उद्भव के साथ कलेशिक परिवर्त में हम इसको बांट सकते हैं, हम इसको दिखा सकते हैं कि किस तरीके की कला शैली है, कैसे कैसे इसको बांटा गया है। क्लियर है? इस रूप में हम इसको देख सकते हैं। अब है जो एक शैली को पढ़ेंगे, बोसोहली शैली। बोसोहली शैली ये हमको देखना है। बोसोहली शैली हम देख रहे हैं और पहाड़ी राज्य का पहला और प्रभावशाली कला का उदाहरण हमको बोसोहली चित्रकला से मिलता है, जो सन 1678 से 1695 में प्रबुद्ध राजा कृपाल पाल ने राज्य शासन पर किया था और शासनकाल के दौरान बोसैली एक विशेष और प्रभावशाली शैली के रूप में विकसित हुई थी। प्राथमिक रंग उष्ण पीला, लगत परिष्कृत भूमि, उच्च रेखा, प्राकृतिक शैलीगत दृश्यांकन, उभरे हुए श्वेत रंग, अनुकरण जो कि गहनों की मोतियों को प्रदर्शित करते हैं, इन सब शैलियों का चित्रित विशेष कृत्यों को प्रस्तुत करते हैं। बोसैल चित्रकला सबसे महत्वपूर्ण चारित्रिक विशेषताओं में जेवरात को चित्रित करने के लिए छोटे चमकीले हरे कीट पतंगों के अंश का प्रयोग, पन्ना का प्रयोग अनुकरण है। इन्हें चमकीले रंग और ललित ने इनको पश्चिमी भारतीय चौरंगी समूह का चित्र शैल के संदर्भ में साझा किया है। कैसा किया है? इन सबको आपका एक एक करके आपका हमने इनको देखा है, इनको साझा किया है। ठीक है। भानुदत्त की रस मंजरी, भानुदत्त ने एक किताब लिखी है रस मंजरी में बोसोहली कलाकारों का सबसे प्राचीन विषय था कि सन 1694 से लेकर 95 में तरखान यानी कि सुतार चित्रकार देवीदास ने अपने संरक्षक राजा कृपाल पाल के लिए चित्रों का आलीशान श्रृंखला बनाई और भागवत पुराण और रागमाला चित्रकला के अन्य प्रसिद्ध विषय रहे। तो कौन कौन सी चित्रमाला कला प्रसिद्ध हुई? तो ध्यान रखना है, इसमें आपका भागवत पुराण और रागमाला चित्रकला को उन्होंने प्रमुख रूप से विषय की श्रृंखला उनको प्राप्त कराई थी, जिसके वो चल रहे थे। और कलाकारों ने स्थानीय राजाओं की छवि के चित्रण के साथ साथ उनकी पत्नियां, उनके दरबारियों, ज्योतिषियों, वैदों, गणिकाओं जो उनकी हेल्पर होती हैं, महिला उनको हम गणिका कहते हैं, उन सबको इसमें आपका दिखाया गया है। ठीक है। और लोगों की छवि का चित्र बनाया गया है। बोसोहली चित्रकला काल धीरे धीरे पहाड़ी राज्य जैसे चंबा, कुल्लू में चले गए और बोसोहली यानी के कलम शैली को स्थानीय रूपक ने सुसज्जित किया। 1690 से लेकर 1730 की अवधि में चित्रकारों की एक नवीन शैली गुलेरे कांगड़ा के रूप में प्रसिद्ध हुई। इस समय काल की कला प्रतिशैली आपका तत्कालीन प्रदर्शन और असशक्त होकर अंततः कांगड़ा शैली का ही विकास किया गया। क्या हुआ अंततः? जो कांगड़ा शैली है उसका विकास हुआ। बोसोहली के प्रारंभ में धीरे धीरे ये पहाड़ी राज्य मनकोट, नूरू, नूरपुर, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, चंबा, गुलेर, कांगड़ा में प्रसारित हुई और मनकोट इत्यादि ये सारी फैलती और बढ़ती चली गई। संस्कृत महाकाव्य रामायण बोसोहली के साथ साथ कुल्लू के कलाकारों का भी पसंदीदा विषय था। कैसा था? इन सबका पसंदीदा। यह श्रृंखला संगरी नाम से जानी जाती है। कैसे है? संगरी नाम से जानी जाती है। क्लियर है? तो आप इसको देख सकते हैं कि कहां कहां क्षेत्रों में फैली बोसोहली चित्रकला, जिसको हम कलम शैली कहते हैं, कैसे वो निकली। कृपाल शासक ने भागवत और राग रास से निकलती हुई पूरी शैली को उन्होंने आगे बढ़ाया और उस पूरी कृति को आप इसमें बड़े अच्छे से देख सकते हैं कि कैसे उस शैली कृति फली फूली और बढ़ी है। आप इस पर अच्छे से नजर दौड़ा सकते हैं और इसको देख सकते हैं। क्लियर है? तो आपको बहुत स्पष्ट और सुस्पष्ट आपके रूप से दिखेगा।
चलिए अब देखिए, तो ये चित्रकला कांगड़ा शैली कैसे बनी, अभी आपको बिल्कुल इसमें क्लियर होगा, ताकि हम चीजें सारी क्लियर हो जाए। अब इसी पर हम एक एक करके आगे बात करेंगे और आगे हम इसको देखेंगे। ठीक, यह श्रृंखला संगाई नाम से जानी जाती है, जो कुल्लू के राजकीय परिवार के निवास की एक शाखा थी। यह श्रृंखला संरक्षक और प्रारंभ में स्वामिनी थे। कुल्लू कलाकारों के चित्र बसोली, बिलासपुर शैली और अलग अलग अंदाज से प्रभावित हुई है। सिंगारी रामायण के अयोध्या कांड पर आधारित है। ये किस पर है? सिंगारी रामायण आपका जो अयोध्या कांड है उस पर आधारित है। एक चित्र में राम अपनी भयावह सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ वनवास जाने के लिए अयोध्या छोड़कर तैयार करते हैं, मतलब छोड़ने की तैयारी करते हैं। राम धैर्य के साथ अपने अधिकार की सभी वस्तु देने में विलिप्त हैं। राम के अनुरोध पर भ्राता लक्ष्मण अपनी वस्तुओं को उतार रहे हैं और लोगों की इस भीड़ में अपने दानशील प्रिय राम का अमूल जेवर, हजारों गाय, अन्य जेवरात को ग्रहण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। कि जाने से पहले जो उनकी चीजें, हीरे जवाहरात, उनकी संपत्ति है, गाय वगैरह, वो उनको दान कर रहे हैं, दे रहे हैं। और किसके कहने पर? अपने भाई के कहने पर लक्ष्मण भी कर रहे हैं। उन शैली को उसमें प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, चित्रों को बाएं तरफ से दो राजकुमार सीता के साथ तत्कालीन खड़े चित्रित किए गए हैं और दान के लिए भीड़ धीरे धीरे और बढ़ रही है और कलाकारों ने बहुत सावधान भी पूर्वक व्यक्तियों को बैरागी, ब्राह्मण, दरबारी, सामान्य व्यक्ति, राज परिवार के चित्रित उसमें प्रस्तुत किया है। कैसे है? अलग अलग रूप से इसमें प्रस्तुत किए हैं। अब देखिए, तो पहले एक आपने ये चित्र देख लिया था, अब दूसरा ये वाला चित्र देखिए। और ये क्या है? राजमंदिरी बसोहली चित्रकला, बसोहली। क्लियर है? ये देखिए, दिखाई दे रहे हैं आपको? स्पष्ट रूप से आपको उसमें चित्रकला और शैली साफ क्लियर है। अब देखिए, तो इसके बाद हम लोग जो अगला इसमें चित्र है, इमेज है, उस पर आगे बढ़े। क्या है? राम अपनी संपत्ति को दान करते हुए अयोध्या कांड में संगरी रामायण में लॉस एंजलिस काउंट कला ग्रहण संयुक्त राज्य अमेरिका की में पेंटिंग रखी हुई है, वहां दिखाया गया है। देखिए, हो गया। अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा ऋषि विश्वामित्र का अनुसरण करते हुए राम लक्ष्मण जंगल की ओर जाते हैं। विश्वामित्र बालकांड है, संगरी रामायण है और 1680 से लेकर 88 में राजा रघुवीर सिंह संग्रहालय में संगरी कुल्लू घाटी में भारतीय चित्रकला को बड़े अच्छे और उत्कृष्ट रूप से इसको समझाया है और आपका दिखाने का प्रयास किया है कि आखिर में ये चित्रकला शैली है कैसी और किस किस रूप में ये विकसित हुई है, इन सबको दिखाने का और जानने का प्रयास हमें करना है। ठीक है, गलीचे पर सोने के सिक्के, ढेर वस्तुओं के भूषण विलापसा की मात्रा को प्रदर्शित किए हैं। गाय और बछड़े के अवसर पर साझा नहीं कर पा रहे हैं। उनकी निगाहें स्थिर और गर्दन ऊंची है तथा मुंह खुले हुए हैं। पृथ्वी को गंभीरता के विभिन्न भाव और भावुकता को प्रदर्शित होते हुए राम की शांत परंपरा और मद मुकुट मुस्कुराहट आतुरभाव लक्ष्मण, आशंकित सीता, ब्राह्मण जो कि भिक्षा पाने की इच्छा रखते हैं किंतु प्रसन्नता नहीं है, कि अनेक लोग अविश्वसनीय और कृतज्ञता की भावना के लिए दिखाई पड़े हैं। उत्कृष्ट भाव प्रदर्शनी करने के लिए आनंद भूति के साथ साथ कलाकारों ने राम के द्वारा कपड़े, प्रदर्शित वस्त्र, ब्राह्मण, दाढ़ी, तिलक, गहने, शस्त्र, रामायण अंकित किया है। इन सब चीजों को बड़ा स्पष्ट रूप से उन्होंने दिखाया है और दिखाने का प्रयास किया है कि कहां पर क्या क्या चीजें हैं, कैसी उनकी कला है और कैसी उत्कृष्टता है, उन सबको दिखाने का, उन सबको जानने का प्रयास किया है। इसी श्रृंखला का एक अन्य चित्र जिसमें राम, लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र के साथ साथ राक्षसों, तपस्वियों की तपस्या और धार्मिक अनुष्ठान के हस्तक्षेप बाधा उत्पन्न करने के हैं, नशे के लिए वन की तरफ जा रहे हैं,
इस चित्र का एक रोमांचक तथ्य है कि कलाकार ने भारी और शारीरिक और जानवरों के पेड़ों को पीछे छिपाकर शिकार खोजते हुए अंकित किया है। पेड़ों के पीछे उनका आधा शरीर दिखाई देते हैं। बाईं ओर एक लोमड़ी और दाईं ओर एक शेर का चित्र है जो वह बड़ी दृढ़ता से अंकित करता है। घने जंगल में छिपे हुए पशुओं की ही प्रदर्शित नहीं करता है, बल्कि दो राजकुमार राम एवं लक्ष्मण के उद्भव साहस के भावात्मक मूल्य को दर्शाता है। कैसे? जो उनके भाव है जंगल जाते हुए पशुओं को प्रदर्शित नहीं कर रहा, बल्कि उनके भावात्मक जो चीजें हैं वो उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। दृश्य में विधि पशुओं का अंकन, कपट भेष और में राक्षसों और संभावित राशियों को इसमें शामिल किया गया है। कैसा है? इन सब चीजों को आपका दिखाया गया है और उसको दिखाकर प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है कि आखिर में है कैसा। क्लियर है? ये हम देख रहे हैं। क्लियर है? तो क्लियर होगा कि भाई कैसे कैसे उन भावनाओं को, उन चीजों को प्रदर्शित किया गया है जिन पर हम लोग बात करते हैं कि किस प्रकार की हैं ये चीजें, ठीक, ताकि हम इसको समझ सकें और हम इसको देख सकें। क्लियर हो गया है? अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर हम इन सारी चीजों पर गौर करके देखेंगे कि क्या कुछ कैसे हैं और किस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं, समझ सकते। ठीक है कि नहीं? चलिए, हो गया। तो आज हम, मेरे प्यारे बच्चों, अब गुलेर शैली को जो है हम लोग कल देखेंगे। क्लियर है? आज फिलहाल हमने जो है इस शैली को ही देखने का प्रयास किया। थोड़ा पढ़िए, घर जाकर देखिए, कोई डाउट, कोई क्वेरी बनता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।